राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आय दृष्टि की सीरीज में आज का जो लेक्चर है वो है आर्थिक सर्वेक्षण का। और किसी भी परीक्षा में दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण से कम दो प्रश्न तो आपको मिलते ही हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, ये भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, याद रखिएगा। और इससे लगातार प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट प्रिसाइज बात करेंगे, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने यहाँ पर लिखा है 2023 और 24। 2023-24 क्यों? जबकि बजट हम लोग बात करते हैं 2024-25 के लिए, हम लोगों ने बात किया था। बजट मैंने आपको पढ़ाया 2024-25 का, और यहाँ पर 2023-24। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपको बता दूं, हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे बीते वित्तीय वर्ष का होता है। 2023-24 अर्थात 2024-31 मार्च तक के लिए जो वैलिड है ईयर, उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण होगा। और बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होगा, मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। ठीक है ना, ये डिफरेंस है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और हमेशा आर्थिक समीक्षा आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है, बजट से एक दिन पहले। ठीक, और बजट सत्र की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले दोस्तों आपका आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, और फिर उसके एक दिन बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण सूचना, रात में 10:30 बजे आप लोगों को इस 2000 प्रश्नों की महाश्रृंखला में जरूर जुड़ना है, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन का संकलन है, और इससे सीधे प्रश्न भी आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यूपी पीसीएस मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए संकल्प बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 11 नवंबर से हमारे एप्लीकेशन पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, आंसर राइटिंग गाइडेंस, ऐसे राइटिंग गाइडेंस, लाइव डिस्कशन, डाउट सेशन और लाइव मेंटरशिप यहाँ पर मिल रही है। इसके साथ ही 50% का डिस्काउंट दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 2025 की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस का फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसमें भी दोस्तों आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग अपने सेशन पर। यहाँ पर सेशन पे आने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग के लिए, आप लोग को करना क्या है, 2 प्लेलिस्ट करंट अफेयर के लिए फॉलो करनी है। 2 प्लेलिस्ट कौन कौन सी, ध्यान दीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा। यहाँ पर ये आय दृष्टि की प्लेलिस्ट है। यहाँ पर पूरी आय दृष्टि देखिए मैंने कवर की है, इंपॉर्टेंट वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस हैं, यहाँ पर आपको वो देख लेना है। ठीक है, और ये आय दृष्टि की प्लेलिस्ट है, और ये आपके 2000 प्रश्नों की महाश्रृंखला है। और ये दोनों प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने ईमानदारी से फॉलो कर ली तो यकीन मान के चलिए आपके करंट अफेयर के 30 से 35 प्रश्न कहीं नहीं गए हैं पीसीएस, आरओ और बिहार पीसीएस में, और सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक समीक्षा को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था 31 जनवरी। तो दोस्तों ये क्या था, ये आपका लोकसभा इलेक्शन का वर्ष था। जब इलेक्शन ईयर होता है दोस्तों तो हमेशा अंतरिम बजट पेश किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अंतरिम बजट के साथ क्या होता है, जब फिर से इलेक्शन होते हैं, नए इलेक्शन होते हैं, तो जब नई सरकार गठित होती है दोस्तों, तो नई सरकार क्या करती है, नई सरकार का वित्त मंत्री बजट पेश करता है, जिसे पूर्ण बजट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो याद रखिएगा, पूर्ण बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों की डेट इसीलिए आपकी चेंज है। अदरवाइज डेट क्या रहती है, 31 जनवरी इकोनॉमिक सर्वे, और बजट की रहती है 1 फरवरी। क्लियर हो गया होगा? चलिए, वेरी गुड। 22 जुलाई को पेश किया गया, ये डेट याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 8.2% है, जबकि 2024-25 के लिए 6.5 से 7% अनुमानित है। मतलब कुल मिला के 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जीडीपी कितनी है, उसके लिए जीडीपी ग्रोथ आपकी 8.2% रही। और 2024-25 जो है, ध्यान दीजिएगा, 2024-25 के लिए कितना परसेंट अनुमानित है, 6.5 से 7% जीडीपी। याद रखिएगा, ये दोनों ही डेटाज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के
दृष्टिकोण से। क्लियर है? सब दोस्तों को स्पष्ट हो रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सब लोग प्रिसाइजली यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको जरूर से आप लोग ये ध्यान रखेंगे, दोनों ही डिटेल्स आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्थिक समीक्षा के हिसाब से जीडीपी 8.2% 2023-24 का, और 24-25 का कितना 6.5 से 7%। ठीक, चलिए इसके बाद वर्ष 2023 में विदेश से 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त कर भारत विश्व में शीर्ष शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता देश रहा। अब देखिए रेमिटेंस के मामले में, प्रेषण के मामले में भारत शीर्ष लगातार कुछ वर्षों से रहा है, लगातार लगभग एक दशक से मान लीजिए। ठीक है, तो इस वर्ष भी दोस्तों 2023-24 में विदेश से 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत प्राप्त किया है, और भारत विश्व में सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भी एक बार फिर से बन गया। अब प्रेषण क्या है? ये जो भारतीय विदेश में रहते हैं वो घर पैसा भेजते हैं, तो जब पैसा भेजते हैं दोस्तों तो रेमिटेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीव करती है उसका आंकड़ा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, वो 120 बिलियन है। ठीक, याद रखिएगा ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये दोनों ही डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और एकदम देखिए प्रिसाइज बता रहा हूँ, टू द पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। जितना बता दे रहा हूँ उतना प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी। और इकोनॉमिक सर्वे प्री से ज्यादा दोस्तों मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जीएस पेपर 3 के लिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस। नोट कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, आंसर राइटिंग के लिए सबसे रामबाण टेक्निक है जीएस पेपर 3 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, चलिए आप देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं बजट 2024-25 के यहाँ पर आंकड़े दिखा दिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो बजट के लिए तो हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं है, हम लोग तो आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम लोग तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग तो आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बजट की बात है, बजट हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, तो ये मैं यहाँ पर आपको बजट का पार्ट है इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। बजट वाली वीडियो में मैंने पूरा बताया है आपको, उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। ठीक, चलिए आप देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिए। वित्त वर्ष 2024 में व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 की तुलना में कम रहा, और चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% था। मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना रहा? जीडीपी का 0.7%। तो ये याद रखिएगा, ये जीडीपी का कितना परसेंट है? 0.7%। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 1993 के लगभग 288 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गई है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो कितना हो गया दोस्तों? वो आपका 1993 में 288 बिलियन था, और वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया? तो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ रहा है, और ये दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। ठीक, 3.6 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी हो चुकी है, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, टर्म आउट। टर्म आउट का मतलब क्या है दोस्तों? ये एक वित्तीय धारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जिससे कंपनियों को अपनी कार्यशील पूंजी में सुधार करने और कम ब्याज दरों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी ने लोन लिया शॉर्ट टर्म का, अब उसकी क्या है, ब्याज दर भी ज़्यादा है, और उससे क्या हो रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट और वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो उस लोन को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर लेगी, और तो उससे होगा क्या, उससे फायदा ये होगा कि अल्पकालिक ऋण दीर्घकालिक ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंपनियों को अपनी वर्किंग कैपिटल में सुधार करने और कम ब्याज दरों का लाभ उठाने की अनुमति मिल जाएगी। इसको आप सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए टर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, टर्म आउट याद रखिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, चलिए यहां पर देखिए, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, स्थिरता ही मूल मंत्र। भारतीय शेयर बाजार, बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो के संदर्भ में विश्व में पांचवा सबसे बड़ा बाजार भारत है। ठीक है, विश्व में मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व का पांचवा सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? भारत का है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, भारतीय शेयर बाजार, बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो के संदर्भ में विश्व में पांचवा सबसे बड़ा बाजार है। इसको नोट करेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है दोस्तों? सभी लोगों को समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए इसके बाद बात करें विनियामक विनियामक उपायों और वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक होगा। ठीक है, वर्ष 2047 तक सबके लिए बीमा का लक्ष्य भारत सरकार ने तय किया है। ठीक है, और रेगुलेटरी मीजर्स और वर्ष 2047 तक सबके लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक होगा। तो सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट इंडिया होगा अगले 5 वर्षों में। ठीक, ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। 2047 तक सबके लिए बीमा, याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर याद रखिए, भारत का जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर हो गया है, और ये भी एक अचीवमेंट है दोस्तों। और ये सारे डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मेंस के जीएस पेपर 3 में बहुत काम आएंगे और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वैश्विक स्तर पर भारत में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या के संदर्भ में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वैश्विक स्तर पर। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 और 2026 में महंगाई दर के कम होकर क्रमशः 4.5 से 4.5% और 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया। अब यहाँ पर देखिए, रिजर्व बैंक जो है वो वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में महंगाई दर या हेडलाइन इन्फ्लेशन के कम होकर 4.5% और 4.1% का यहाँ पर प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहा है। मतलब कि हमारी महंगाई जो है 4.5% वित्त वर्ष 2025 में और 2026 में 4.1% रहने का अनुमान है। ठीक है, याद रखिएगा। और महंगाई दर रहनी कितनी चाहिए दोस्तों? महंगाई दर दोस्तों 2 से 6% के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, 2 से 6% के बीच में रहनी चाहिए स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार। ठीक, आईएमएफ द्वारा, ध्यान दीजिए सभी लोग, आईएमएफ द्वारा भारत के लिए इन्फ्लेशन रेट को वर्ष 2024 के लिए 4.6% और 2025 के लिए 4.2% अनुमानित किया गया है। ठीक है, और आईएमएफ जो डेटा दे रहा है दोस्तों लगभग भारत में वैसा ही है जैसा कि आरबीआई का प्रेडिक्शन है। आईएमएफ कह रहा है कि 2024 के लिए 4.6% भारत में इन्फ्लेशन रहेगा और 2025 के लिए 4.2% इन्फ्लेशन रहेगा। ठीक है, तो ये डिटेल आप लोग याद रखेंगे। इन्फ्लेशन का भी प्रेडिक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए भाई, सारे डेटाज इंपॉर्टेंट है जहां पे स्टार लगा रहा हूं। अब वाह्य क्षेत्र की बात करें, समृद्धि के मध्य स्थिरता, तो व्यापार में सुविधा तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी संबंधी उपायों के कारण विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 6 अंकों में सुधार के साथ 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है और वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुविधा, लॉजिस्टिक लागत में कमी, ये सारे उपायों के कारण विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 6 अंकों के सुधार के साथ 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। सबसे पहली चीज तो आपको ही पता होना चाहिए, कौन जारी कर रहा है? तो वर्ल्ड बैंक जारी कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। ठीक है, 139 देशों में 6 अंकों का भारत ने सुधार किया है। 2023 में कौन सा स्थान है? 38वां स्थान इंडिया का है और 2018 में 44वें स्थान पर था।
इसको नोट करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 6 अंकों का सुधार 2018 में 44 था, 2023 में 38वें स्थान पर भारत है। विश्व बैंक जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक, चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अंकटाड की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड इसे बोलते हैं, व्यापार और विकास पर यूएन की संस्था है। ठीक है, ये दोस्तों वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपका ग्लोबलाइज्ड आपका एफडीआई है 2023 में 2% घटकर 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया, जबकि 2022 में यह 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। मतलब अंकटाड के अनुसार भारत का जो एफडीआई है, विदेश से आने वाला जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, वो घट गया है भारत के परिप्रेक्ष्य में 2%, अब 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया है। पहले कितना था? 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। ये भी डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मतलब वैश्विक निवेशक जो है उनका थोड़ा सा निवेश जो है कम हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी, निर्यात प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया गया परसेंटेज में। ठीक है, वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी दोस्तों देखिए लगातार बढ़ रही है, तो 2022 में 1.8%। ठीक है, वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी 4.4%, मतलब ग्लोबलाइज्ड कमर्शियल सर्विसेज। वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी, टोटल दोनों को कंबाइन कर दिया जाए वस्तु और सेवा को, तो ये ग्लोबलाइज लेवल पर 2.4% है। ये सारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आयात प्रदर्शन की बात करें तो वैश्विक वस्तुओं के आयात में हिस्सेदारी भारत की 2.8% है, वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं की आयात में हिस्सेदारी 4% है, और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं की आयात में हिस्सेदारी 3% है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने स्टार नहीं लगाया, एक बार पढ़ लीजिएगा, जानना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार में भारत का रैंक निर्यात में दोस्तों कितना है? 18वां। निर्यात में लेटेस्ट रैंक जो 18वां भारत का है। वस्तु आयात में 9वां रैंक है। ठीक है, सेवाओं के निर्यात में 7वां रैंक है, और सेवाओं के आयात में 8वां रैंक है। ये दोस्तों वैश्विक स्तर पर है, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, निर्यात में 18वां, आयात में 9वां, ठीक है, सेवाओं के निर्यात में 7वां, और सेवाओं के आयात में 8वां। ठीक, चलिए जो जो स्टार लगा रहा हूं उसकी पीडीएफ दोस्तों एप्लीकेशन पे आप सबको मिल जाएगी, वो भी जरूर तैयार करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आप बात कर लेते हैं। देखिए, चीन के बाद भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में 13% और वैश्विक निर्यात में 2.2% का योगदान देता है। फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन? भारत। ठीक है, नेक्स्ट, भारत वर्ष 2014 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक से वर्ष 2022 में विश्व का छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। मतलब अब आप समझिए, स्मार्टफोन हम बना ही नहीं रहे हैं, निर्यात भी करने लगे, और 23वें हम एक्सपोर्टर थे, आज हम 6वें एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे मेक इन इंडिया स्कीम की। ठीक है, 23वें सबसे बड़े थे 2014 में, और आज की डेट में छठे सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक है। ये सारे के सारे डिटेल आपके जीएस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा प्री मेंस दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, चलिए वित्त वर्ष 2024 में भारत में स्मार्टफोन का निर्यात कुल उत्पादन का 31% से अधिक रहा। मतलब भारत में जितना मोबाइल फोन स्मार्टफोन बना, उसका 31% भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए, भारत से सर्वाधिक निर्यातित वस्तु इंजीनियरिंग सामान रहा। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका कुल निर्यात में योगदान 2019 में 25% से वित्त वर्ष 2024 में 25% रहा। कुल मिला के बात यह है, सबसे ज्यादा भारत से जो वस्तु निर्यात हुई वो इंजीनियरिंग गुड्स हुए, इंजीनियरिंग आइटम्स हुए, जो 25% है टोटल उत्पादन का। मतलब 1/4 निर्यात कर दिया भारत ने। बहुत बड़ी चीज है, जितना ज्यादा निर्यात होगा उतना देश के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा मिलती है। ठीक है, जो हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में यूज कर लेते हैं, गोल्ड के इंपोर्ट में यूज कर लेते हैं,
तो उससे क्या होता है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 2018 के 28वें स्थान से बढ़कर 2022 में 24वें स्थान पर पहुंच गया। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा भारत ने इंप्रूवमेंट दिखाया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में भारत 28वें स्थान से सुधार कर 24वें स्थान पर पहुंच गया है 2022 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और भारत की हिस्सेदारी कितनी हो गई है विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में? भारत की हिस्सेदारी 0.88% हो गई है। इसको भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं। मेन चीज जो मैंने आपको अंडरलाइन की है वही बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। भारत अब 2022 में वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, जबकि 2001 में 24वें स्थान पर था। मतलब सर्विसेज के एक्सपोर्ट में ये 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया। ये डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक भारत बन गया है 2022 में। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। चलिए जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण। यहां पर देखिए, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण, सॉरी, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत जो है, वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन भारत का वैश्विक औसत का केवल 1/3 है दोस्तों। मतलब समझिए बात को, कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही जा रही है। सबको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देखिए, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। मतलब जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है दोस्तों, जो आज की डेट में सबसे बड़ी चिंता है, वो भारत का क्या है, पूरे विश्व के औसत का 1/3 है भारत में। ये इसका मतलब ये है, भारत में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो क्या है, वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको आप लोग पर्यावरण के आंसर में कोट करिएगा मेंस में। ठीक है, 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आप सभी के लिए। और रात में 10:30 वाले सेशन में मैंने इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न भी कराए आपको। मतलब जो हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता है, पहले हम लोग की डिपेंडेंसी जो जीवाश्म स्रोत थे उन पर ज़्यादा थी, मतलब कोयला, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। लेकिन अब गैर जीवाश्म स्रोत पर हमारी निर्भरता टोटल क्या हो रही है, वो बढ़ रही धीरे धीरे। और हमारी हिस्सेदारी 45.4% तक हो गई। कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 45% हमारी गैर जीवाश्म स्रोतों से आती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें सोलर, जिसमें विंड, जिसमें आपकी हाइड्रोजन, ये सारी चीजें आती हैं गैर पारंपरिक में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ये डिटेल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर, लेह में डेमचोक गांव जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, उसको जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में पहला नल जल कलेक्शन दिया गया। ठीक है, लेह में जो डेमचोक गांव है जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर है, जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में वहां पर पहला नल जल कनेक्शन दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इतनी ऊंचाई पर भी हम लोगों ने यह स्कीम को लागू कर दिया। नेक्स्ट, भारत की औसत आयु 28.2 वर्ष है और 18% आबादी 15 से 24 वर्ष की आयु में। मतलब भारत वन ऑफ द मोस्ट यंग नेशन इन द वर्ल्ड। मतलब भारत पे औसत आयु जो है वो कितनी है, एवरेज इंडियन जो है भारत में, वो टोटल की बात हो रही है, जितनी आबादी उसमें एवरेज अगर निकाला जाए तो भारत में एक व्यक्ति की औसत एज कितनी है, 28 वर्ष है। और 18% आबादी 15 से 24 वर्ष के बीच की। मतलब भारत विश्व का सबसे युवा देश है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। 3.43 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। और 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में 13.5 करोड़ भारतीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं।
ये दोनों ही डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का भी और यूपी का भी। पूरे देश में लगभग 13.5 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं और यूपी में अकेले 3.5 करोड़। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, आ जाइए कृषि और खाद्य प्रबंधन में देखा जाए जो डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन के संदर्भ में विश्व में दूसरे स्थान पर है और दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में शीर्ष पर है। ठीक है, चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर, दूध, दालों और मसालों के संदर्भ में भारत शीर्ष स्थान पर है। ये डेटा आपके एग्जाम में आता है कृषि और खनिज डेटा में। इसको आप लोग लेटेस्ट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, इसको कोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट, 2022-23 में भारत ने 17.54 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन करते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। मतलब मछली पालन में भारत विश्व में क्या गया, मछली उत्पादन में तीसरा स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है 2022-23 में। 17.54 मिलियन टन वैश्विक उत्पादन का 8% भारत ने क्या किया है, मछली उत्पादन किया है और विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब देखिए उद्योग की बात करें तो भारत का फार्मा बाजार, फार्मास्यूटिकल मार्केट वर्तमान में 50 बिलियन यूएस डॉलर का है और यह वॉल्यूम की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ठीक है, भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है, नोट कर लीजिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। मतलब कपड़े निर्माता की बात करें, कपड़ा निर्माता, टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करें तो भारत विश्व में यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता बन गया है। मतलब एंशियंट ग्लोरी को भारत रिवाइव कर रहा है, ठीक है, प्राप्त कर रहा है और शीर्ष 5 निर्यातक में से भी एक हो गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कपड़ा क्षेत्र की। इसके बाद देखिए सेवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्विस सेक्टर भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। मतलब इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है टोटल इकोनॉमी का 55%, मतलब 50% से ज़्यादा अकेले लिए हुए हैं, जो भारत के ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का ही है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कम ही है दोस्तों। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए वित्तीय वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें भारत 5वें स्थान पर है। इससे आगे यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके और चीन है। याद रखिएगा टॉप 5 में आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आगे कितने हैं, केवल आपका यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके और चीन। मतलब सर्विस एक्सपोर्ट में भारत से ऊपर 4 हैं, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके और चीन। भारत 5वें स्थान पर है। यह डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलिए अब ये तो देखिए सेम पेज है, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। ये सेम पेज है दोस्तों, ये हम लोगों ने कर लिया है। ये तो हम लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख विमानन बाजारों में से एक है। मतलब जो भारत का जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, ठीक है, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत का है। वैश्विक स्तर पर फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट में से इंडिया का मार्केट एक है। क्लियर, मतलब इस सेक्टर में भी भारत की ग्रोथ बहुत बेहतर है दोस्तों। नेक्स्ट नैस्कॉम की बात करें तो नैस्कॉम के अनुसार भारत का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसमें यूएसए तथा यूके की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक है, याद रखिएगा यूएसए और यूके की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। याद रखिएगा नैस्कॉम की रिपोर्ट कह रही है, क्या कह रही है कि भारत का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है और इसने यूएसए यूके की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब तीसरे नंबर पर भारत का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम का
मार्केट स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और भारत ने यूएसए और यूके से भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया है। मतलब स्टार्टअप इंडस्ट्री इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है, सबसे बेहतर करने वाली भी है, और नंबर 1 और नंबर 2 से भी अच्छा प्रदर्शन भारत ने इस बार किया है दोस्तों। ठीक है, नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तीसरे स्थान पर है टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का वैश्विक स्तर पर, और यूएसए यूके की तुलना में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है। और ये डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डिटेल कुछ डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था की स्थिति, सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान कीमतों पर, चालू कीमतों पर 2023-24 में कितना है दोस्तों? ठीक है, 2,91,04,354। ठीक है, ये आपका है। और यहाँ पर 1,71,25,892 रुपए। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस नेशनल इनकम है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वृद्धि दर 9.5% वर्तमान कीमतों पर और 8.2% स्थिर कीमतों पर। हालांकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है आप लोग को। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग आ जाते हैं ग्रॉस नेशनल सेविंग पर, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग पर। ठीक है, सकल घरेलू बचत पर आ जाते हैं। तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में वर्तमान बाजार कीमतों पर बताया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए 2022-23 में सकल घरेलू बचत कितनी है? जीडीपी के 30.2% है। ठीक है, इसमें घरेलू क्षेत्र में 18.4, निजी निगम क्षेत्र में 11.2, सार्वजनिक क्षेत्र में 0.6 और घरेलू क्षेत्र में बस इतना ही इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, घरेलू क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जीडीपी का जीडीपी का 30.2% है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा ये चार्ट और आपके लिए बहुत मतलब का नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर डेटा लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से आपको ये डेटा अपडेट कर लेना है। ठीक, चलिए अब प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये डेटा आपका वर्ष 2023-24 का तृतीय अग्रिम अनुमान है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब चावल के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? तो देखिए डेटा चेंज हो रहा है, तेलंगाना नंबर 1 पे आ गया, यूपी आपका नंबर 2 पर। यूपी का पोजीशन याद रखेंगे क्योंकि यूपी का एग्जाम है। और वेस्ट बंगाल तीसरे, वेस्ट बंगाल जहाँ पहले पर हुआ करता था अब क्या हो गया? तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले नंबर पर कौन सा है? तेलंगाना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप 3 पूरा याद रखना है। गेहूं के उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, पोजीशन होल्ड किया है अपनी, एमपी सेकंड नंबर पे और पंजाब थर्ड नंबर पे। गेहूं चावल तो याद रखना ही रखना है। मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पर, बिहार सेकंड और एमपी थर्ड। नेक्स्ट, कुल मोटे अनाज में दोस्तों राजस्थान टॉप पर है दोस्तों। सबसे पहला वाला तो सब में याद होना चाहिए आपको, सबसे पहला सब में याद होना चाहिए, और जहां पर यूपी है तो वहां पर यूपी का पोजीशन तो याद होना ही होना चाहिए, और वैसे टॉप 3। ठीक, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश मोटे अनाज में। अब अरहर तूर की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र है, और यूपी दोस्तों देखिए यहाँ पर अरहर तूर में भी तीसरे नंबर पे आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। ठीक है, कुल दालों की बात करें तो दालों में मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा करता है, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। अब चने की बात करें तो चने में फिर से एमपी नंबर 1 पर, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। चने को वैसे भी हम लोग चने की दाल के संदर्भ में ही जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसको दाल और चने को एक भी आप मान सकते हैं। अब कुल खाद्यान्न की बात करें तो कुल खाद्यान्न में यूपी आपका नंबर 1 पर है। ठीक है, फिर एमपी और फिर आपका पंजाब। मतलब कुल खाद्यान्न की जो रैंकिंग है आप देख सकते हैं वो गेहूं की रैंकिंग के समान है। गेहूं की रैंकिंग जो है यूपी एमपी पंजाब वही आपकी
यूपी, एमपी, पंजाब कुल खाद्यान्न की भी रैंकिंग है। अब मूंगफली की बात करें तो गुजरात, राजस्थान और एमपी। ठीक है, मूंगफली गुजरात नंबर 1 पर, रेपसीड और सरसों राजस्थान नंबर 1 पर, यूपी सेकंड नंबर पर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी जहां पर भी होगा, जो भी पोजीशन होगी टॉप 3 में, उसको आपको याद रखना है, निश्चित रूप से याद रखना है। राजस्थान, यूपी और एमपी। नेक्स्ट सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एमपी काफी टाइम से नंबर 1 पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। सूर्यमुखी कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा। कुल तिलहन के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान नंबर 1 पर है, फिर एमपी, फिर गुजरात। गन्ने में यूपी नंबर 1 पर काफ़ी लंबे समय से है, और महाराष्ट्र नंबर 2 पर, फिर कर्नाटक। गन्ना हमारी उत्तर प्रदेश की कैश क्रॉप है दोस्तों। ठीक है, व्यावसायिक फसल है, कैश क्रॉप है यूपी की गन्ना। कपास में गुजरात नंबर 1 पर, फिर महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। और कपास जो है ये काली मिट्टी वाले क्षेत्र गुजरात महाराष्ट्र के रीजन की कैश क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, वाणिज्यिक फसल है, नकदी फसल। जूट और मेस्ता। अब जूट और मेस्ता की बात करें तो पश्चिम बंगाल आपका नंबर 1 पर, फिर बिहार और फिर आपका आसाम। आसाम का रैंक भी पूछा जाता है, इसलिए स्टार लगाया। तो जितने पे स्टार लगाया उसको जरूर से ध्यान रखना है आप लोग को, ये ध्यान रखिएगा। और ये डेटा जो है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अंग्रेजी वर्जन से लिया गया है, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। ठीक, अब प्रति व्यक्ति जो नेवल उपलब्धता है दोस्तों वो कितनी है, एक दिन में एक व्यक्ति के पास कितना अनाज रहता है। तो यहाँ पर देखिए, चावल 226 ग्राम एक व्यक्ति के पास पर डे रहता है, उपलब्धता है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, गेहूं 203 ग्राम पर डे, अन्य अनाज 92.3 ग्राम पर डे। ठीक है, दालों की बात करें तो 47.1 ग्राम पर दिन पर डे। खाद्यान्न की बात करें तो 568.8 ग्राम पर डे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि इतना एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध पर डे रहता है। ठीक, चलिए अब आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देशों की बात कर ले। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पहला चीन है, सेकंड रूस है, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा सऊदी अरब। मतलब आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश जो सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जिनकी परसेंटेज हिस्सेदारी है वो आपके क्या है, चीन सबसे ज़्यादा 15.1, फिर रशिया, फिर संयुक्त अरब अमीरात यूएई, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और फिर सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पांचों देशों के नाम, चीन, रूस, यूएई, यूएसए और सऊदी, ये ऐसे याद रखिएगा। अब निर्यात की बात कर लेते हैं। अब निर्यात की बात कर लेते हैं, टॉप 3 कंट्रीज यूएसए, यूएई और नीदरलैंड, इन्होंने सबसे ज़्यादा निर्यात किया, 17.7%, 8.2% और 5.1%। बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज उतना याद रखना संभव नहीं है, देखिए आप सब लोग जानते हैं। ठीक, अब मानव विकास संकेतक की बात करें तो मानव विकास संकेतक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा ये सभी लोगों के लिए। अब देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें 2016 से 20 तक के आंकड़े हैं ये। तो जन्म के समय एक व्यक्ति कितना जिएगा, तो शीर्ष राज्य में केरल है, केरल में 75 वर्ष एवरेज एक व्यक्ति जीता है, पुरुष 71.9 मतलब 72 वर्ष और महिला 78 वर्ष जीती है। ठीक है, फिर 30 राज्यों में उत्तर प्रदेश है, उसमें जन्म के समय पुरुष 66 वर्ष औसतन जिएगा, महिला पुरुष का औसत है ये, जिसमें पुरुष 65.3 और महिला 66.7। ठीक है, अब शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्म देखा जाए तो न्यूनतम कहाँ पर है, मिजोरम में। मतलब शिशु मृत्यु दर जो है आपकी सबसे कम मिजोरम में कितनी, 3, मतलब 1000 पर 3 बच्चे वहां पर मतलब मर जाते हैं। ठीक है, और अधिकतम कहाँ पर है, एमपी में, मतलब यहाँ पर 1000 में से 43 बच्चे डेथ कर जाते हैं। तो सबसे अच्छी पोजीशन में मिजोरम है जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, और मध्य प्रदेश सबसे
जो मध्य भारत का राज्य है वो सबसे खराब स्थिति में है दोस्तों। ठीक है, दोनों डेटा याद रखेंगे। जन्म दर की बात करें तो शीर्ष राज्य है बिहार 25.5 और सेकंड नंबर पर है यूपी 25.1। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जन्म दर में सबसे ज़्यादा जन्म जो बच्चों का हो रहा है वो बिहार में प्रति 1,000 में से 25.5 बिहार में और यूपी में 25.1। वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम स्थान पर गोवा है, प्रति 1,000 पर 12.1 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक, अब मृत्यु दर की बात करें प्रति 1,000 वर्ष 2020 में, तो सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। मतलब सबसे ज़्यादा प्रति 1,000 पर जो लोग मर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, 7.9। न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है एनसीटी ऑफ दिल्ली। मतलब दिल्ली में क्या है, प्रति 1,000 पर 3.6 लोग डेथ कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखेंगे। ये डेटा छोड़ना नहीं है दोस्तों किसी भी स्थिति में। कुल प्रजनन दर की बात करें तो कुल प्रजनन दर सर्वाधिक आपकी कहाँ पर है? बिहार में 3, ठीक है, 3, यूपी में 2.7, एमपी में 2.6। याद रखिएगा ये कुल प्रजनन दर बहुत इंपॉर्टेंट, 3%, 2.7% और 2.6%। मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये उत्तर भारत के राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और दोनों ही यूपी के पड़ोसी भी हैं। उत्तर प्रदेश याद रख लीजिए, बिहार बगल पूर्व वाला और नीचे वाला मध्य प्रदेश। ठीक, न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, अर्थात 1.4। ये सारा डेटा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा, इससे प्रश्न आना ही आना है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आ जाते हैं पीएम स्वनिधि के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। अब देखिए 18 जुलाई 2024 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DANULM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वालों को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों को सम्मान, उत्कृष्टता को प्रेरणा शीर्षक से कार्यक्रम आयोजित किया गया। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए निधि है जो आपकी शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। याद रखिएगा, सभी लोग देख लीजिए फिर से, 18 जुलाई 2024 को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको पीएम स्वनिधि कहते हैं, इस योजना को याद रखेंगे। ठीक, अब पहले पीएम स्वनिधि देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई। ठीक है, याद रखिएगा ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसका उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के 80,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी प्रदान करना। मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 80,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल देना बिना किसी कोलेटरल के, सिक्योरिटी के। ठीक है, ताकि वो अपना आत्मनिर्भर बन सके, रोजगार पर निर्भर ना रहे, नौकरी की डिमांड ना करें, मतलब नौकरी के पर निर्भर ना रहे, अपना काम खुद से कर सकें। तो प्रति व्यक्ति 80,000 रुपए तक यहाँ पर कोलेटरल फ्री ऋण की बात यहाँ पर की गई है पीएम स्वनिधि में। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 1 जून 2020 को केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म है, और इसी को क्या बोलते हैं? पीएम स्वनिधि भी बोलते हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए पुरस्कार श्रेणी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऋण प्रदर्शन, देखिए राज्य की श्रेणी में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है बड़े राज्यों में किसने? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो याद रखिएगा छोटे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में लद्दाख ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, पर्वतीय राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य में आसाम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार की बात करें तो आपका महाराष्ट्र का और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो यूपी को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार दिया गया है। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। यूपी को भी
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है इस स्कीम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में। ठीक है, पीएम स्वनिधि के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विशेष पुरस्कार महाराष्ट्र और यूपी को मिला है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी लोग देखिए, ये जो डेटा था, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का था ऋण प्रदर्शन के आधार पर। अब यहाँ पर जो डेटा है सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ऋणदाता संस्थान है। ठीक है, मतलब किन बैंकों ने सबसे ज्यादा ऋण दिया। यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में नंबर 1 पर कैनरा बैंक है, दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक है, तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर, ये भी आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए, पुरस्कार श्रेणी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाएं, इसमें बड़े राज्यों में एमपी नंबर 1 पर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहला वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सबसे ऊपर सबसे नंबर 1 पर कौन स्टेट है, तो एमपी है बड़े राज्यों में। ठीक है, छोटे राज्यों में लद्दाख है। ठीक है, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, और पर्वतीय राज्य में आसाम है। क्लियर, और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार एमपी और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को। चलिए, अब बात कर लेते हैं, हाँ, सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब शहरी नगर पालिकाएं, स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि, तो मेगा और मिलियन प्लस शहर में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है, वाराणसी नगर निगम नंबर 1 पर है दोस्तों। ये डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी नगर निगम नंबर 1 पर है यूपी का, इसको आपको याद रखना है। ठीक, बड़े शहरों में दोस्तों, मेजर सिटीज में जिनकी आबादी 1 से 10 लाख के बीच में है, तो नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर भी झांसी नगर निगम आ रहा है उत्तर प्रदेश का। तो 10 लाख से ऊपर आबादी वाले में वाराणसी, और 1 से 10 लाख की आबादी में झांसी नगर निगम नंबर 1 पर यहाँ पर स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेटा आप सभी लोगों के लिए फिर से देखिए, यहाँ पर सिस्टमैटिक प्रोग्रेस एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। ठीक है, यहाँ पर स्पार्क पुरस्कार एक है, देखिए सभी लोग ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर यह पुरस्कार जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, मतलब कौन सी रैंकिंग है, स्पार्क रैंकिंग है। स्पार्क पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें दोस्तों समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्यों में कौन सा है, केरल नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, और राजस्थान नंबर 3 पर है। तो केरल और यूपी याद रखिएगा, यूपी का नाम सेकंड नंबर पे है। तो सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग स्पार्क का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। ठीक, ये डे NULM स्कीम के तहत दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर मध्य प्रदेश का नंबर 1 पर है। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र, और फिर नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज केरल, यूपी, राजस्थान, बस इतना याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। देखिए, डे NULM बताया था ना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इस स्कीम के तहत आपका ये स्पार्क पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, स्पार्क पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब आयुष पर सर्वेक्षण किया गया 2022 से इसमें 13 जून 2024 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के 79वें दौरे के हिस्से के रूप में जुलाई 2022 से जून 2023 तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा आयुष पर पहला विशेष अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, फिर भी जो चीज़ मेरे को इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया है। सभी राज्यों में गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र में औषधि पौधों, घरेलू उपचार या लोक चिकित्सा LST के बारे में जागरूकता और ज्ञान वाले परिवारों का परसेंटेज सर्वाधिक है। मतलब गुजरात के गांव में औषधि पौधों, घरेलू उपचार और लोक चिकित्सा के बारे में जागरूकता और ज्ञान सर्वाधिक है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी क्या है, अचीवमेंट है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
चलिए, शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वाधिक जागरूकता हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। ठीक है, और सभी राज्यों में पिछले 365 दिनों के दौरान बीमारियों के इलाज हेतु आयुष का उपयोग करने वाली आबादी का सर्वाधिक परसेंटेज हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया और सबसे कम गोवा में दर्ज किया गया। मतलब आयुष क्या है? आयुर्वेद, योगा, ठीक है, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म है। तो ये सब क्या है? मेडिसिन की तरीके हैं। जैसे एक एलोपैथिक है जो नॉर्मल बोलते हैं, और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है। तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, आयुष, ये दोस्तों इसको एक कंबाइंड नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो उस पर सर्वेक्षण किया गया और ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, अरुणाचल प्रदेश 77% को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष के बारे में जागरूकता का स्तर 87% से 99% तक है, जबकि शहरी भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 86% से अधिक है। मतलब सभी राज्यों में जो आयुष का जागरूकता का स्तर है वो 87 से 99% है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण भारत में, शहरी भारत में 86% है। ठीक, मतलब गांव में 87 से 99% लोग आयुष के बारे में ज़्यादा जागरूक हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन पद्धति है उसके लिए लोग ज़्यादा जागरूक हैं गांव में 87% से 99%, और शहरों में 86% तक जागरूक है। ठीक है, और जबकि ये ज़्यादा इफेक्टिव आज की डेट में साबित हो रही है कोविड-19 के बाद से, लोगों को यह एहसास हो रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए, जीवीए की बात कर लेते हैं, ग्रॉस नॉमिनल जीवीए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सभी लोग 2023-24 का मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो है, ये देखिए, ये प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्शियरी सेक्टर। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इसमें उद्योग और संबद्ध क्षेत्र, और इसमें सेवा क्षेत्र आता है। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 19.6% है जीडीपी के। ठीक है, आप देख रहे हैं प्राइमरी क्षेत्र 2023-24 का डेटा है। उद्योग क्षेत्र का योगदान है 25.7% और सेवा क्षेत्र का योगदान है 54.7%। ये जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सकल वैल्यू एडिशन, सकल उत्पाद, सकल, मैं इसका हिंदी देख लेता हूँ एक सेकंड, जीवीए का हिंदी क्या होता है दोस्तों? सकल मूल्य वर्धित बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में सकल मूल्य वर्धित। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 3 डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप लोग को याद रखना है। कभी कभी आरओ में सीधे सीधे ये डेटा पूछ लेता है। ठीक है, मत फिर भी सर्विस सेक्टर 55% लगभग, 25% लगभग आपका उद्योग क्षेत्र, और 20% लगभग आपका मोटा मोटा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र है। ठीक, चलिए, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। ये भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एक नई औद्योगिक विकास योजना, उन्नति उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 तैयार की गई। इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। इसका नाम क्या है दोस्तों? शॉर्ट में उन्नति योजना। तो उन्नति योजना याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व भारत में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर पूर्व के राज्यों में उद्योगों के विकास और रोजगार के सृजन के लिए। क्लियर? केंद्रीय क्षेत्र की योजना है उन्नति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख दिया पहले। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, यह योजना मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में भी उत्पादक आर्थिक गतिविधियों का निर्माण करेगी। मतलब दोनों क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का निर्माण करेगी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में। अब देखिए, 7 मार्च 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 को मंजूरी प्रदान की गई थी।
ये डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 7 मार्च 2024 को कैबिनेट की अप्रूवल मिला था। यह योजना 9 मार्च 2024 से लागू है, जो 8 मार्च 2034 तक लागू रहेगी। ये डिटेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट प्रश्न बनने की संभावना है। मतलब याद रखिएगा 9 मार्च 2024 से 8 मार्च 2034 तक लागू। क्लियर, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सभी लोगों से एक चीज बोलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए इसमें, देखिए जो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है। यह योजना देखिए किस मंत्रालय की, ध्यान रखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। तो मंत्रालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और उसका DPIIT डिपार्टमेंट है, ठीक है, DPIIT डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक, इसको DPIIT भी बोलते हैं, ठीक है, इस विभाग को ध्यान रखेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए इस योजना अवधि के दौरान लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, साथ ही बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होने की उम्मीद है। मतलब लगभग 83,000, 1 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे और अप्रत्यक्ष भी बहुत सारे होंगे। अब देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम लिमिटेड इस योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्रोत्साहनों के संवितरण के लिए नोडल एजेंसी होगी। ये एक नोडल एजेंसी के रूप में इसे बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर विडी निधि। विडी निधि क्या है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। 25 फरवरी 2024 को WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा 50 मिलियन US डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि को लॉन्च किया गया, ठीक है। विडी का फुल फॉर्म क्या है, विमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड। तो इसका नाम क्या है, विमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड, इसी को बोला गया विडी फंड। याद रखिएगा ये किसने लॉन्च किया है, ये WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ ने मिलकर। ये प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आ सकता है और रात में 10:30 वाले सेशन में मैंने आपको कराया भी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इस निधि की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अवसर पर की गई, ठीक है। UAE के अबू धाबी में आयोजित WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इस निधि की शुरुआत की गई, विडी निधि की, विमेन एक्सपोर्टर्स एंड डिजिटल इकोनॉमी फंड। विडी निधि का उद्देश्य क्या है, महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटलीकरण के माध्यम से उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करके सशक्त बनाना। महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटलीकरण के माध्यम से उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करके सशक्त बनाना, मतलब महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है, ठीक है। इस वैश्विक निधि के माध्यम से महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। पहले दाता के रूप में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इस कोष को 5 मिलियन US डॉलर की राशि दी गई है, ठीक है। पहला दाता कौन है, तो UAE है, 5 मिलियन US डॉलर की राशि इसने आवंटित की है। यह कोष विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और कम विकसित देशों में महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों और महिला उद्यमियों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाने और अपने उद्यमों को की ऑनलाइन उपस्थिति का विस्तार करने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था और कम विकसित देशों में जो महिलाएं हैं उनके नेतृत्व वाले व्यवसायों और महिला उद्यमियों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाने और अपने उद्यमों को ऑनलाइन उपस्थिति करने में मदद करेगा। ये बेसिकली इसका उद्देश्य है जो आपको ध्यान रखना है, जिससे बिजनेस भी बढ़ेगा और ग्लोबलाइज मार्केट का बेनिफिट भी ये उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक का FDI की अनुमति दे दी गई है। 21 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान FDI नीति के अनुसार उपग्रहों की स्थापना और
प्रचालन में केवल सरकारी अनुमोदन के मार्ग के जरिए ही एफडीआई की अनुमति है। ठीक है। प्रस्तावित सुधारों के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति प्रावधानों को निम्न प्रकार से उदार बनाया जाएगा। किस प्रकार से? तो उदारीकृत प्रवेश मार्ग निर्धारित करके, उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों और संबद्ध प्रणालियों या उपप्रणालियों में एफडीआई के लिए स्पष्टता प्रदान करके, अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण आदि के लिए स्पेस पोर्ट के निर्माण और अंतरिक्ष संबंधी उपकरणों प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से। ठीक है। संशोधित नीति के अंतर्गत जो विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रवेश मार्ग इस प्रकार है, ध्यान दीजिए सभी लोग। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% तक एफडीआई की अनुमति है। ठीक है। उपग्रह मैन्युफैक्चरिंग और प्रचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट में 74% के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आएंगी। मतलब इन चीज़ों के लिए 74% ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की अनुमति है। इसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% के अंतर्गत 49% तक एफडीआई की अनुमति इसमें है। किसमें? प्रक्षेपण यानों और संबंधित प्रणालियों, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण। स्पेस पोर्ट का निर्माण मतलब स्पेस पोर्ट के निर्माण में केवल 49% तक एफडीआई की अनुमति है ऑटोमेटिक रूप से। बाकी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके ऊपर के लिए निवेश करना चाहते हैं तो। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक का अप्रूवल है उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और प्रयोक्ता खंड के लिए घटकों और प्रणालियों के निर्माण के लिए। ठीक है, क्लियर। मतलब आपका सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100% तक एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट से। मतलब अब विदेशी कंपनियां इस क्षेत्र में भी आएंगी धड़ल्ले से, आप इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र ग्रो भी करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए सभी लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, यहाँ पर एक रिपोर्ट वित्त मंत्रालय ने जारी की। ठीक है, जनवरी 2024 में। इस रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना है कि देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 में 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज करेगी और अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष 2025 में भी यह दर 7% तक रह सकती है। ठीक है, हालांकि जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वित्त वर्ष 2025 के लिए यह पूर्वानुमान सही साबित होता है तो महामारी के बाद यह लगातार चौथा वर्ष होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% या उससे अधिक होगी। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोविड के बाद लगातार 4 वर्षों तक हमारी जीडीपी 7% या उससे अबव चल रही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया इसीलिए है। विगत 10 वर्षों में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मतलब 5 वर्षों के अंदर हम 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं पिछले 10 वर्षों में। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वर्ष 2014 से 24 की अवधि में कई संरचनात्मक सुधार अपनाए गए, जिसके कारण भारत G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। मतलब जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए उसके कारण भारत G20 इकोनॉमीज जो है उसमें पिछले 10 वर्षों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर उभरा है। ये सारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान दें। देखिए, आज़ादी के बाद पहले 67 वर्षों में 74 हवाई अड्डे बने और पिछले 9 वर्षों में संख्या दुगनी हो गई। मतलब पहले 67 वर्ष में 74 एयरपोर्ट थे इंडिया में और पिछले 9 वर्ष में कितने हो गए, इसके जस्ट डबल हो गए, मतलब 150 हो गए। मतलब ये एक अचीवमेंट है दोस्तों। वर्ष 2014 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.5 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 4.1 करोड़ हो गया। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 के 452 से बढ़कर 2023 में 98,000 हो गई। ये सारे डेटा आपके लिए जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, 2014 में उच्च शिक्षा में नामांकन कितना था, कुल नामांकन 3.5 करोड़ था और ये 2023 में बढ़कर कितना हो गया, 4.1 करोड़ हो गया। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 2016 में 452 थे और 2023 में कितने हो गए, 98,000 से अधिक हो गए। कुल जीबीएस में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014 के 51% से बढ़कर 2024 में 54.6% हो गई। मतलब जीबीए में कुल हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की 55% से ऊपर हो गई, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक, अब 16 फाइनेंस कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
पहले बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आना है, निश्चित आना है। 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 एक के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो अनुच्छेद 280 याद रखेंगे, ये फाइनेंस कमीशन के गठन से संबंधित है। ठीक है। अब इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। याद रखिएगा, अध्यक्ष का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यातव्य है कि अरविंद पनघड़िया को 2015 में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। याद रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया, इन्हीं को 16 फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और ऋत्विक रंजनम पांडेय को 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। ऋत्विक रंजनम पांडे को 16 फाइनेंशियल कमीशन का सचिव बनाया गया। ये सारा डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया है, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2015 में। ठीक। और ऋत्विक रंजनम पांडे सचिव। क्लियर। चलिए, अब 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करेगा और 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट देगा कब? तो 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 29 नवंबर 2023 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी गई। ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वही बात आपको टिक कर रहा हूँ। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करेगी। मतलब 1 अप्रैल 2026 से इस वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। मतलब बेसिकली वित्त आयोग करता क्या है? केंद्र और राज्य में किस अनुपात में जो राजस्व का बंटवारा होगा, इसकी सिफारिश वित्त आयोग करता है। इसको ध्यान रखिएगा। मेनली जो टैक्स पूल में टैक्स कलेक्ट हुआ, वो कितना राज्यों को जाएगा, कितना परसेंट, और कितना केंद्र के पास रहेगा, और फिर से राज्यों में कितना किस राज्य को जाएगा, वो परसेंटेज की सिफारिश भी फाइनेंस कमीशन ही करता है। एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 याद रखिएगा। अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और सचिव ऋत्विक पांडे। ठीक, ऋत्विक रंगनम पांडे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए इसकी रिपोर्ट लागू होगी। आयोग के 4 सदस्य निम्न हैं: अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष। ठीक है, ये पार्ट टाइम मेंबर हैं, बाकी 3 आपके फुल टाइम मेंबर हैं। ठीक है। देखिए, उल्लेखनीय है कि पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को 16th वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। हालांकि श्री राजाध्यक्ष ने व्यक्तिगत कारणों के चलते यह जिम्मेदारी लेने में असमर्थता व्यक्त कर दी। अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार ने श्री राजाध्यक्ष के स्थान पर मनोज पांडा की 16वें फाइनेंस कमीशन के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए। 16 फाइनेंस कमीशन, यह प्रश्न आना ही आना है दोस्तों। यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त आयोग गठित किया गया, 16वां। ठीक है, 16वां वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। अध्यक्ष हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया, पहले 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ऋत्विक रंजनम पांडे 16वें फाइनेंस कमीशन के सचिव हैं। इसकी रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू होगी, और रिपोर्ट कब ये देगा? अपनी 31 अक्टूबर 2025 को ये अपनी रिपोर्ट दे देगा कि किस अनुपात में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके सदस्यों की बात कर लें तो इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए लागू होंगी। 4 सदस्य हैं, कौन कौन से आपको याद रखना है: अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू। ठीक है, ये चारों नाम याद रखेंगे, मनोज पांडा और सौम्या कांति घोष। अब मनोज पांडा ने रिप्लेस किया किसे? ये श्री राजाध्यक्ष को। ठीक, ये पहले नियुक्त किए गए थे निरंजन राजाध्यक्ष, लेकिन बाद में इन्हें व्यक्तिगत कारणों के चलते इन्होंने असमर्थता जाहिर की, तो बाद में बाद में मनोज पांडा को नियुक्त कर दिया गया फुल टाइम मेंबर के रूप में। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने बताया।
बहुत सारे प्रश्न, कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको प्री में, और मेंस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।